1538 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर लोहा पिघलने लगता है। 2861 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर लोहा ठीक उस तरह से उबलता है जैसे कि हम पानी को उबलते हैं और गैस बन जाता है। 2000 डिग्री सेल्सियस पर पत्थर लावा बनकर बहने लगते हैं। लेकिन अगर एक शहर का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच जाए तो क्या होगा? जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। तापमान लगभग उतना जितना सूरज की सतह पर होता है। ऐसा ही कुछ हुआ था दोस्तों जापान के हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु अटैक के समय पर। तो दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिरोशिमा में परमाणु अटैक के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको शायद पता ना हो। तारीख 6 अगस्त 1945, समय सुबह 8:00 अमेरिका की सेना का एक विमान B-29 बॉम्बर प्लेन हिरोशिमा के आकाश में उड़ान भर रहा है। जापानी सेना के राडार और उसे देख लेते हैं। जापान की हालत बद से बदतर हो चुकी थी, लेकिन वो सरेंडर करने की तैयारी में नहीं था। जापान के पास ना तो खाने के लिए पर्याप्त साधन था और ना ही वाहनों चलाने के लिए पर्याप्त पेट्रोल। इसीलिए उसने अमेरिका के इस बॉम्बर प्लेन को काउंटर अटैक करने के लिए अपना प्लेन उसके पीछे भेजा ही नहीं। प्लेन में बैठे हुए पायलट के हाथ उस बटन को दबाने के लिए तड़प रहे थे जिसे दबाते से लिटिल बॉय हिरोशिमा की जमीन पर पहुंच जाता। 8:13 पर उसे परमिशन मिलती है। वो काफी खुश है क्योंकि वो दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन गिराने वाला पायलट बनने वाला है। वो नहीं जानता उसका ये उत्साह और खुशी बम के धुएं और आग के साथ जलकर राख हो जाएगी। 8:15 वो बटन दबाता है और ऑटोमेटिक सिस्टम लिटिल बॉय को नीचे छोड़ देता है। ठीक 43 सेकंड बाद लिटिल बॉय नाम का ये नन्हा बच्चा बहुत ही खतरनाक काम करने वाला है। जापान के हिरोशिमा में क्या हो रहा है? जापान की दुकानों में खाने के बेसिक सामान जैसे कि अंडे, कॉफी और ब्रेड जैसी चीजें भी खत्म हो चुकी हैं। वहाँ की आबादी दो दुश्मनों से जूझ रही है। एक दुश्मन की सेना और दूसरा भूख। दूसरा दुश्मन दुनिया में सारे जीवों के लिए कॉमन है। इमोला गे B-29 प्लेन किस आफत को हिरोशिमा के आकाश में छूट चुका है? इस बात से अनजान हिरोशिमा के बाशिंदे रोज की तरह सामान्य रूटीन में अपने दिन को शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, दिन शुरू ही हो रहा है। काम पर जाने वाले कुछ लोग काम पर जा चुके हैं और कुछ लोग काम पर जा रहे हैं। इंसान अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त है। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक से लौट रहे हैं। उनमें से ज्यादातर बुजुर्ग हैं। जानवर सवेरे उठकर इंसानों की तरह नहाना धोना नहीं करते। वो तो बस खाने की तलाश में जुट जाते हैं और लगभग सारे जानवर वही कर रहे हैं। पालतू जानवर गाय, भैंसे, घोड़े सवेरे सवेरे अपना चारा भूसा खा रहे हैं। कुछ मैदानों में भी घूम रहे हैं। स्कूल के बच्चे मॉर्निंग असेंबली में प्रार्थना कर रहे हैं। 43 सेकंड बाद लिटिल बॉय शीमा सर्जिकल क्लिनिक के ठीक 550 फीट ऊपर एक गरजदार धमाके के साथ फटता है। बम के फटने से एक शॉक वेव प्रोड्यूस होती है। जी हाँ, ठीक वैसी जैसे पानी में पत्थर मारने से गोल छल्ले बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये काफी शक्तिशाली थी। सीमा सर्जिकल क्लिनिक से 15 किलोमीटर दूर मौजूद सारी बिल्डिंग के शीशे कुछ ही सेकंड्स में चकनाचूर हो जाते हैं। हिरोशिमा की सारी बिल्डिंग्स ध्वस्त हो जाती है। सिर्फ 5 ऐसी बिल्डिंग्स जिन्हें स्पेशल कंक्रीट से बनाया गया था, जो कि अर्थक्वेक सर्वाइवल की दृष्टि से बनाई गई थी, सिर्फ उनका ढांचा ही बचता है। हेरोन नाम का एक लड़का जो कि एक स्कूल में बाकी बच्चों के साथ ग्राउंड में असेंबली कर रहा था, उसने बताया कि 8:15 उसने खुले नीले आसमान में ऑरेंज कलर का एक धमाका देखा जो देखने में जितना खूबसूरत था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। आग के एक विशालकाय गोले ने हिरोशिमा को अपनी चपेट में ले लिया। तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया। 1.5 किलोमीटर थे रेडियस में जितने भी इंसान थे सभी भाप में तब्दील हो गए। हेरोन और उसके सभी साथियों के शरीर उस धमाके की गर्मी से झुलस गए। 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जितने भी लोग घरों के अंदर नहीं थे सभी के शरीर झुलस गए। शरीर की स्किन जलकर लटक गई। शुरू के कुछ सेकंड्स में हिरोन को पेन महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उसे जो पेन महसूस होना था वो आज 60 साल बाद भी उसे महसूस होता है। कुछ ही सेकंड्स पहले वो काफी खूबसूरत था और कुछ ही सेकंड्स बाद वो बदसूरत हो चुका था। सभी बच्चे दौड़कर अपने घरों की तरफ भागने लगे, लेकिन गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। कुत्ते, गाय, बकरी, जितने भी जानवर हिरोशिमा में थे, 1 किलोमीटर के अंदर के सारे जानवर 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के कारण भाप में बदल गए। 1 किलोमीटर से बाहर के सारे जानवर और इंसान जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। गर्मी इतनी बढ़ गई कि इंसान और जानवर तालाबों, नदियों में कूदने लगे, लेकिन पानी भी उबलने लगा था। पानी के अंदर रहने वाले सारे जानवर भी मर गए। 370 मीटर रेडियस के अंदर आने वाली कोई भी चीज नहीं बची थी। धमाका इतना काम कर चुका था, आगे आग का काम आग कर रही थी। हिरोशिमा में ऐसी कोई भी चीज नहीं बची थी जो जल नहीं रही थी। इतनी बड़ी आग को अचानक से बुझाया नहीं जा सकता था। आसमान से प्लेन से रिकॉर्ड करते हुए पायलट ने जब ये नजारा देखा तो उसके मुंह से बस एक ही बात निकली,
हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। पॉल टिबेट्स पूरी जिंदगी अपने आप को इसके लिए माफ नहीं कर पाया। अब बारी थी रेडिएशन की, जो पूरी तेजी से फैल रहा था। 30 किलोमीटर दूर रहने वाले इंसानों के पास तकरीबन 25 मिनट का समय था अपने आप को शेल्टर में छुपाने के लिए, लेकिन उस समय कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग न था कि ये खबर तुरंत फैलाई जा सके। ज्यादातर लोग रेडिएशन के चपेट में आ गए और ऐसे ग्रसित हो गए कि पूरी जिंदगी उनकी उसी तरह से बीतनी थी। गंदा बच्चा अपना काम कर चुका था। कुछ ही सेकंड्स में हिरोशिमा तबाह हो चुका था। अमेरिका ने साबित कर दिया था कि वो मोस्ट पावरफुल कंट्री है, क्योंकि दुनिया में मोस्ट पावरफुल वही कहलाता है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सके, और उसने कुछ ही सेकंड्स में 80,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इस बम ब्लास्ट की क्षमता 15 किलो टन TNT के बराबर थी। बम के फटते ही सामान्यतः वातावरण का टेम्परेचर तकरीबन 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लोग जल रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, लोग जलते हुए भाग रहे हैं। पूरा शहर आग के एक विशाल बगीचे में बदल गया। लोग आग और गर्मी से बचने के लिए नदियों और तालाबों में कूद रहे थे, लेकिन उनका पानी भी उबलने लगा। तालाब में रहने वाले सारे जीव उबलने के कारण मर गए। जो लोग मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे वो कभी घर नहीं पहुंच सके। स्कूल के बच्चे अपना सुनहरा भविष्य आग, धूल और धुएं के गुब्बार में जला चुके थे। ये एक ऐसा प्रहार था जिसके असर से जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं बच सका। कुछ ही सेकंड्स में अंदर सब खत्म हो गया। जहाँ बम गिरा था उसके आधा मील के रेडियस में जो इंसान चपेट में आए थे वो तो भाप बनकर उड़ गए। जमीन रेडिएशन इतनी गहराई तक जा चुकी थी कि उसने जमीन का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। अब ना तो इस जमीन में पौधे ही उगेंगे और ना ही कोई जीव जंतु जंपिंग, पंपिंग और ऐसा आने वाले कई दशकों तक होगा। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो चुकी थी। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एक स्कूली छात्रा रेलवे स्टेशन के पास में खड़ी थी। उसका नाम था जिंकोलाई। धमाके से सारी बिल्डिंग्स भर भर कर गिरने लगी और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। हर तरफ पुकार मची थी। सारे निरीह प्राणी, जिनमें मनुष्य भी शामिल था, मदद की गुहार लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। वो मजबूर थे, जिनको लाइन को हर तरफ शोर सुनाई पड़ रहा। मरने वालों की करुण पुकार का शोर, जानवरों की, पशु पक्षियों की करुण पुकार का शोर, मदद के लिए गुहार लगाने वाले बूढ़े, बच्चे, महिलाओं और हर तरह के इंसानों का शोर। जो लोग बीमार थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनमें से कई तुरंत ही मर गए और कुछ लोगों की हालत पहले से कई गुना बदतर हो गई। जिनको लाइन बदहवास अपने घर की तरफ भाग रही थी, तभी उसे किसी ने नाम लेकर मदद के लिए पुकारा। उसने देखा उसकी एक सहेली बिल्डिंग के मलबे में दबी हुई थी और बिल्डिंग जल रही थी। उसने उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई क्योंकि वो टनों मलबे के नीचे दबी पड़ी थी। वो चाहकर भी उसे ना बचा पाए। जिनको दौड़कर घर की तरफ जाने लगी। रास्ते में उसे जले हुए लोग, मरे हुए लोग, पानी में तैरते हुए इंसानों और जानवरों की डेड बॉडीज दिखाई पड़ी, जो गर्मी से बचने के लिए पानी में कूद गए थे। हेरोन और जिंको जैसे कई बच्चे थे जिनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था क्योंकि सभी को मदद की जरूरत थी। बम ब्लास्ट के 4 दिन के अंदर अंदर 1,20,000 से ज्यादा लोग खत्म हो गए। लेकिन मौत का ये तांडव एक बार और होने वाला था। अभी इसकी दूसरी कड़ी नागासाकी भी बाकी था। अमेरिका ने अपना अगला निशाना बनाया नागासाकी को 9 अगस्त 1945 के दिन। उस धमाके के असर भी ठीक ऐसे ही मानवता शर्मशार हो चुकी। इंसान शक्तिशाली लेकिन क्रूर, निर्दयी और स्वार्थी हो चुका था, या शायद वो पहले से ही ऐसा होता है, बस उसने प्रदर्शित किया। हिरोशिमा, नागासाकी तबाह हो चुके थे। विश्व में नई महाशक्ति अमेरिका का उदय हो चुका था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियारों को इस्तेमाल ही नहीं किया जाना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।